तो फिल्म की शुरुआत में हमें मुलिया नामी एक आदमी की पिक्चर के आगे काफी सारी कैंडल्स जली दिखाई जाती हैं, ऐसे जैसे ये लोग मुलिया की पूजा करते हो। इस कमरे में और भी बहुत सी चीजें जादू से रिलेटेड थी। अब जैसे ही लिम नामी एक लड़का कुछ पढ़ते हुए एक खास बोतल को खुफिया बुक बॉक्स में छुपाता है, तो यहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और आखिर हर जगह अंधेरा छा जाता है। लिन को महसूस हुआ कि जैसे बाहर कोई है। तेजी से जब वो चेक करने गया तो उसे खेतों में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई तेजी से वहां से गुजरा हो। उसे लगा यहाँ मुलिया होगा, जो दरअसल उसका टीचर और इस गांव का लीडर भी था। वो आगे बढ़ा तो उसे खून सबसे पे लगा दिखाई दिया। खून हर हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर इससे ज्यादा डरा देने वाला नजारा अब उसकी आंखों के सामने था। उसके सामने मुलिया मरा पड़ा था। जैसे ही उसने मुलिया को हाथ लगाया तो उसका सर धड़ाम से नीचे गिर गया। जिसके बाद सीन कट होकर हमें 3 दोस्तों को दिखाया गया, जिसमें से आइनन मुलिया की बहुत बड़ी फैन है। मुलिया लोगों में से इविल एनर्जीज को निकालने के लिए मशहूर है। आइनन बिल्कुल मुलिया जैसा बनना चाहती थी और अपनी दोस्त रिन के साथ यही प्रैक्टिस कर रही थी। आइनन अपनी दोस्त का सर पकड़ के जोर से हिला रही थी और उसके दोस्त पे ऊट पटांग की एक्टिंग कर रही थी। जबकि यहाँ पे इनका तीसरा दोस्त बागुस उनसे कहता है, जो तुम कर रहे हो ऐसे इविल एनर्जीज नहीं निकलती। अगर इविल एनर्जीज को तुमने अपने से दूर ही रखना है तो तुम प्रेयर्स करो। ये लोग बागुस की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। शाम हो रही थी। ये दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल वापिस आ जाती हैं। ये हॉस्टल एक इस्लामिक स्कूल था। उसने यहाँ पे जब टीवी प्ले किया तब भी उसके ऊपर एक मुलिया का ही शो दिखाया जा रहा था। लोग मुलिया को अब गॉड का मैसेंजर भी मानने लगे थे और उनको लगता था कि मुलिया की पावर्स सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस शो में दिखाया जाता है कि कैसे मुलिया ने एक बच्चे के पाँव को ठीक कर दिया। ये देखकर आइनन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगी जैसे मुलिया एक्ट कर रहा था। इतनी ही देर में यहाँ पर आइनन के टीचर आ जाते हैं। वो आइनन से नमाज पढ़ने को यानी प्रेयर करने को कहते हैं। साथ ही उसे वो मुलिया को ज्यादा ना फॉलो करने को भी कहते हैं, क्योंकि टीचर का मानना था कि अगर कोई आदमी बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाए। मुलिया जैसे इंसानों के पास ये लोग क्यों जाते हैं? आइनन अपने टीचर की बात नहीं समझती और उनसे कहती है कि वो कुछ देर बाद नमाज पढ़ लेगी, अभी वो टीवी देख रही है। सीन कट होकर हम फाइनली मुलिया को देखते हैं, जिसके ठिकाने या समझ लें ऑफिस के बाहर एक आदमी अपनी बेटी को लिए बैठा था। वो काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी बेटी को कहा, परेशान नहीं हो, अभी हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये कहते ही वो मुलिया के पास चला गया। मुलिया पहले से ही जानता था कि वो क्या चाहता है, इसलिए उसने बॉक्स के ऊपर उस आदमी का हाथ रखा और कुछ पढ़ते हुए उसने जोर से उस आदमी के हाथ पर खंजर चुभा दिया, जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और खून भी निकलने लगा। वो आदमी हाथ उठाने ही वाला था कि मुलिया ने उसका हाथ दोबारा उसी बॉक्स पे रख दिया, दोबारा अपने मंत्र पढ़े और कोई चीज उस आदमी के हाथ पे लगाई। हैरानकुन तौर पर उस आदमी के हाथ का गहरा जख्म चंद ही सेकंड में ठीक हो गया और जब उसने नीचे से बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे देखकर उस आदमी को और लालच आ गया और उसने मुलिया से कहा, मुझे इतने नहीं, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। जिस पे मुलिया ने उसे बताया कि अब तुम्हें एक सैक्रिफाइस देना होगा, जिसके लिए शायद वो आदमी मान भी गया। बाहर अब हमने उसकी बेटी को देखा जो कि वजू कर रही थी। ऐसा करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पास वाली नल बार बार खुल जाती थी। उसने कई मरतबा उसे बंद किया और फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो प्रेयर करने लगी। इस दौरान हमने इसके पीछे एक शैतान को भी देखा, जो अचानक से उसके बहुत करीब आ गया और सीन यहीं से कट हो गया। अब रात के सीन में हम आइनन और रिन को देखते हैं, जो मार्केट से वापस आ रही थी। क्या अचानक रिन को याद आया कि वो तो कुछ लेना भूल गई है। आइनन को यहीं छोड़कर वो भागते हुए बाजार से कुछ लेने गई और तभी यहाँ पर आइनन को एक वियन दिखाई देने लगा। ये मुलिया का वियन था। वो डार्कनेस में खड़ा था और उसने आइनन से कहा कि तुम जल्द ही मेरी जैसी बन जाओगी। ये कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से अपना गला काट दिया और उसके धड़ से खून निकलने लगा। आइनन बुरी तरह डर गई और वहीं नीचे गिर गई। रिन जब यहाँ आई तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे लेके दोबारा हॉस्टल चली जाती है और हॉस्टल आने पर उन्हें पता चलता है कि मुलिया सच में मर गया था। तो क्या आइनन को जो वियन दिखाई दिया था वो सच था? यहाँ पर आइनन को हिला देने के लिए एक और सच उसे पता चलता है कि वो असल में मुलिया की ही बेटी है और उवा, जिसे वो हमेशा से अपना बाप समझती आई थी, उसे तो सिर्फ आइनन की मॉम ने आइनन को सौंपा था ताकि यहाँ रहकर आइनन की तरबियत अच्छी से हो सके। वो आइनन को ये भी बताता है कि उसकी असली मॉम नहीं चाहती थी कि वो कभी भी मुलिया से मिले, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसका उवा से ना सिर्फ एतबार उठ जाता है बल्कि उसे अब उवा से नफरत होने लगी थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो मुलिया के फ्यूनरल पर जरूर जाएगी। उवा उसके फैसले पे दखल नहीं देता और उसको उसकी मॉम की दी हुई चीजें देकर यहाँ से चला जाता है। आइनन उन चीजों को देखते हुए
अपने पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा उदास हो गई और उसने सुबह होते ही बागोस और रिन के साथ मुलिया के फ्यूनरल पर जाने का फैसला किया। सभी हैरान थे कि इतने साल तक कोई एक बाप अपनी बेटी से कैसे दूर रह सकता है। तब आइनुन ने इन दोनों से कहा शायद ओवा ने झूठ बोला हो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और मुझे तो आज तक यही पता था कि मेरे कोई डैड है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। खैर मुलिया के शहर जाते हुए रास्ते में आइनुन को एक शैतान खड़ा दिखाई देता है जिसने आइनुन का नाम भी लिया था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर उसे ये उसका वहम लगने लगा क्योंकि रिन और बागोस ने वहां पर ना तो किसी को देखा था और ना ही उसका नाम सुना था। खैर ये लोग अब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग मुलिया के मरने पे बहुत ज्यादा उदास थे। आइनुन को देखकर लिन यानी वो लड़का जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था वो उसके सामने आता है। शायद वो उसे पहचान चुका था। लिन आइनुन से कहता है अगर तुम चाहो तो मुलिया को देख सकती हो और मुलिया को नहला भी सकते हो। ये सुनकर लिन को थोड़ा अजीब लगा कि औरतें तो मर्दों को नहीं नहलाती। तब बागोस ने उसे ये कह दिया शायद वो इस गाँव का ट्रेडिशनल होगा। आइनुन यहाँ मुलिया के पास जाती है तो देखती है कि मुलिया का गला बिल्कुल उसी तरह से कटा हुआ था जैसा कटा हुआ उसने देखा था। अब उसके गले के ऊपर स्टिचेस लगाए गए थे। खैर आइनुन उसे नहलाती है और बाहर निकल आती है। मुलिया के मरने पर बाकी सब लोग इतना दुखी थे कि फूट फूट के रो रहे थे। अब मुलिया को दफनाने की बारी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मुलिया का चेहरा काला पड़ चुका है और उसको दफनाने से पहले भी मुस्लिम्स वाली प्रेयर्स नहीं पढ़ी जा रही बल्कि लिन यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब प्रेयर्स पढ़ रहा था। आइनुन, रिन और बागुस कुछ नहीं जानते थे। सारे रिचुअल्स करने के बाद ये लोग अब घर आ चुके थे जहाँ पर लिन आइनुन को कहता है कि आओ तुम्हारे लिए मुलिया ने कुछ छोड़ा है, मैं तुम्हें वो दिखा दूं। जब रिन और बागुस उसके साथ जाने लगे तो लिन ने इन दोनों को रोक दिया। यहाँ पर एजिन नाम की एक लड़की भी आई जो कि प्रेग्नेंट थी। आइनुन को पता चला कि वो उसकी तीसरी मॉम है। उसे देखकर आइनुन ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आज के दिन मेरे दोस्तों को यहीं रुकने की इजाजत दे दें। वो औरत कुछ नहीं कहती। उसके जाने के बाद बागुस और रिन बात करने लगते हैं कि शायद आइनुन को मुलिया की पावर्स मिलने वाली है, लेकिन ये सुनते ही वो औरत गुस्सा हो जाती है और इन दोनों को धमकी देती है कि जितना जल्दी हो सके वो दोनों यहाँ से चले जाएं और आइनुन को भी ले जाएं। उसकी बातें इन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। यहाँ अब हम लिन और आइनुन को देखते हैं। आइनुन लिन से सवाल कर रही थी कि आखिर मेरे डैड कैसे इंसान थे और मेरे डैड को किसने इतने बुरे तरीके से मारा। ये सारी बातें बताने से पहले ही लिन वहां से चला जाता है और आइनुन को इस टाइम पर्दे के पीछे कोई इंसानी शेडो दिखाई देता है। आइनुन ने पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। आइनुन जब वापस आने लगी तो दोबारा वो इंसानी साया उसके बहुत करीब आ गया। उसने आइनुन का नाम पुकारा। आइनुन खड़ी हो गई और एकदम से जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस शैतान ने आइनुन के ऊपर हमला कर दिया। ये वही शैतान था जो रास्ते में भी आइनुन को दिखा था। यहाँ हम देखते हैं कि लिन इतने में ही आइनुन के लिए एक किताब ले आया था। उस टाइम तक आइनुन ने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। लिन आइनुन को कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे डैड एक कैसे इंसान थे तो तुम उसके रास्ते पे चलो, और यही मुलिया भी चाहता था। ये कहकर वो एक किताब देकर उसे चला गया। इस सब के बाद लिन उसे कहकर जाता है कि रात में मैं तुम्हें मुलिया की एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें अकेले जाना होगा और शायद वहां जाकर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे डैड एक कैसे इंसान थे। सुबह होने पर हमने देखा कि बागोस एक पास की मस्जिद में गया। हैरानकुन बात थी, ये मस्जिद बिल्कुल वीरान और गंदी थी। शायद काफी अरसे से किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। वो यहाँ पर आजान देने लगा, लेकिन ये सुनते ही जल्दी से लिन वहां आ गया और लिन ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि अगर तुम प्रेयर करना चाहते हो तो अकेले ही कर लो, हमारे गाँव का ट्रेडिशन है, यहाँ पे प्रेयर्स नहीं की जाती। ये सुनकर बागुस को अजीब तो लगा, लेकिन वो अब अकेला ही नमाज पढ़ने लगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसके साथ साथ प्रेयर कर रहा है। जैसे ही वो सजदे में गया यानी झुका तो उसे मुलिया का कटा हुआ सर बिल्कुल उसके पास नजर आया। वो डर गया, लेकिन उसने अपनी प्रेयर नहीं तोड़ी। प्रेयर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही उसने देखा तो उसके पास कोई भी नहीं था, और सबसे अजीब बात कि प्रेयर मैट उसने जिस तरफ बिछाया था वो अब उल्टा हो चुका था। वो उल्टी जगह पे प्रेयर कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने रिन और आइनुन को आकर ये सारी बात बताई कि ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पे तो कोई प्रेयर नहीं करता। यहाँ तक कि सालों से यहाँ के लोगों ने प्रेयर सुनी ही नहीं। रिन भी हैरान थी कि अगर यहाँ के लोग इबादत नहीं करते थे तो यहाँ पर मस्जिद बनाई क्यों गई थी। फिर उसे याद आया कि जहाँ पर इवल एनर्जीज का कब्जा हो जाए वहाँ पे लोग प्रेयर्स नहीं करते। खैर अगले सीन में हमें दिखाया गया कि आइनुन और रिन एक साथ बैठे हुए थे। रिन अपने नेल्स काट रही थी, तभी अचानक उसका अंगूठा भी कट गया। ये देखकर वो फौरन आइनुन के पास आई और आइनुन ने बड़े ही अजीब मुलिया वाले तरीके से उससे कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। रिन उसे देखकर परेशान हो जाती है। पीछे से अब हम बागुस को देखते हैं जो आइनुन के कमरे के पास था। इतने में ही पीछे से यहाँ पर आइनुन आ जाती है और उससे रिन के बारे में पूछती है। रिन को काफी देर से इन दोनों ने नहीं देखा था। ये लोग जब कमरे के अंदर गए तो रिन अंदर बैठी थी और अचानक रिन के सामने बैठी हुई आइनुन वहां से गायब हो गई। इसका साफ मतलब था कि असली आइनुन अगर उसके पीछे थी तो जो इतनी देर से रिन से बात कर रही थी वो असल में
कोई शैतान था। रिन ने इस टाइम अपना रिकॉर्डिंग कैम भी ऑन किया हुआ था। उसने जब अपने कैमरा में देखा तो वाकई में ही वो अकेले बात कर रही थी अपने आप से और वहाँ आइनुन नहीं थी। ये सब देखने के बाद तो ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग वापस हॉस्टल चले जाएंगे। लेकिन आइनुन ने उनसे कहा कि वो अपने डैड के रास्ते पर चलना चाहती है। अगर वो दोनों उसे छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक सुबह को चले जाएं। बागुस इसकी बातें सुनकर हैरान था। वो अब उस किताब को लेना चाहता था जो आइनुन के पास थी। वो आखिर देखना चाहता था कि इस किताब में है क्या, लेकिन आइनुन उसे वो किताब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होकर हमें मूवी में एक नए कैरेक्टर, एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आइनुन की तीसरी मॉम के साथ रहता है और ये असल में आइनुन की दूसरी मॉम का बेटा है। ये बच्चा रहमत अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर आइनुन यहाँ क्यों आई है, लेकिन उसकी मॉम के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। रात में हम देखते हैं कि एजेंट जब सोई हुई थी तो उसे अपने बेड की चादर में कोई बैठा दिखाई दिया। उसने टॉर्च ऑन करके देखा कि उसका बेटा रहमत ही था जो उसे उठ के बैठने को कहता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। एजेंट ने उससे पूछा क्या हुआ है मेरे बेटे। तब उसने बताया कि मुलिया मुझे घर में चलता हुआ दिखाई देता है। ये सुनकर वो भी डर गई। इन्होंने हल्की सी चादर उठाई और कमरे में देखा, सच में उन्हें मुलिया के पाँव चलते हुए नजर आ रहे थे। ये दोनों डर गए। इन्होंने चीख मारी और जैसे ही एजेंट ने अपने बेटे को देखा तो वो एक शैतान में बदल गया और उसने एजेंट को बुरी तरह डरा दिया और तभी उसकी आंख खुल गई और उसे पता चला कि उसे सपने में डराया गया था। यह रात में लिन आइनुन के लिए मुलिया की खुफिया जगह पर आ जाता है जहाँ आकर उसने कहा कि तुम मुलिया की बेटी हो और तुम्हारे ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कहते ही उसने एक चाकू गरम किया और उसके हाथ और पाँव में स्टैब कर दिया। आइनुन दर्द से तड़प गई और उसे अपने छोटे भाई यानी रहमत के भी आने लगे। वो जब इन सारे ख्वाबों में खोई हुई थी तो हमें एक क्रीपी सीन ये देखने को मिला कि शैतान उसके पाँव और हाथों से निकला हुआ खून चाट रहा था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि रहमत के कमरे का रेडियो अचानक से बज उठा और उसमें से मुलिया बोलने लगा। रहमत डर गया और उसने जल्दी से खड़े होकर उस रेडियो को बंद कर दिया। तभी उसने देखा कि घर के बाहर भी कुछ हलचल हो रही थी। बाहर आइनुन थी जिसके पीछे लिन लैंप लेकर चल रहा था और वो यहाँ रहमत को अजीब सी स्माइल लेती है और देखने को मिलता है कि अब आइनुन के पीछे गांव के लोग बिल्कुल उसी तरह चल रहे थे जैसे वो लोग मुलिया के पीछे चला करते थे। यहाँ से डरा सहमा रहमत बागुस के पास जाता है और उसे वार्न करता है कि जल्द ही आइनुन के ऊपर शैतान का कब्जा होने वाला है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो बचा लो। बागुस समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तब रहमत ने उससे कहा तुम्हें आजान देनी आती है। बागुस ने हाँ में सर हिलाया तो रहमत ने कहा तुम यहाँ पे आजान दो और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। बागुस उसके कहने के मुताबिक आजान देने लगा। जैसे जैसे वो आजान दे रहा था यहाँ गांव वालों को तकलीफ होना शुरू हो गई थी। हर बंदे के सर में दर्द होने लगा था, उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। यहाँ तक कि आइनुन भी दर्द से तिलमिला उठी थी। आइनुन का शेडो जो हम मिरर में देख रहे थे वो आइनुन को देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ बागुस जो कि अजान दे रहा था खुद उसका भी गला फटने लगा, उसके गले में से खून निकलने लगा और उसने भी अजान देना वहीं छोड़ दी। अजान के बंद होते ही सब कुछ नॉर्मल होता देखकर आइनुन समझ गई कि यहाँ पे जरूर कुछ ईवल यानी शैतानी है और उन्हें ये सब खत्म करने के लिए प्रेयर्स करनी पड़ेगी। वो जल्दी से भागकर बागुस और रिन के पास आई जो इस टाइम मस्जिद में थे। बागुस की खराब हालत को देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई और उसने बागुस और रिन से कहा कि हमें फौरन यहाँ पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। बागुस और आइनुन नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिन इन दोनों की रखवाली करती है और देखती है कि रहमत चुपके से इन दोनों को देख रहा था। जैसे ही बागुस ने नमाज खत्म की तो उसने देखा कि आइनुन छत पे चढ़ी हुई थी। उसके दांत बहुत क्रीपी थे, उनमें से खून आ रहा था और उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि किसी शैतान ने उसे पोसेस कर लिया है। वो तेजी से उतरकर दूर बैठे रहमत के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो रहमत का गला घोटकर उसे मार देती, यहाँ पर एजिंग आ जाती है जो उससे रहमत को बचा लेती है। रहमत के दूर होते ही आइनुन को होश तो आ गया था लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं था कि इस टाइम उसने किया क्या है। ये सब अब घर आ गए थे। उससे मैं बेजिंग बागुस और रिन से कहती है कि तुम लोग हमारे गांव की ट्रेडिशंस की इज्जत नहीं कर रहे हो। ऐसा करने पे हमारे पूरे गांव वालों को तकलीफ हुई है। अगर तुम हमारे साथ हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रह सकते तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनकी ये बात सुनते ही फौरन यहाँ पे आइनुन आ गई जो गुस्से में थी। उसने एजिंग से पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ एजिंग और रहमत ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमारे डैड अच्छे नहीं थे। यहाँ इन्हें ये भी पता चला कि रहमत एजिंग का बेटा नहीं बल्कि मुलिया की दूसरी बीवी का बेटा था जिसकी मरी हुई लाश को भी किसी ने नहीं देखा। रहमत का एक पाँव भी खराब था जिसे खुद मुलिया भी ठीक नहीं कर पाया था। अपने डैड के खिलाफ बातें आइनुन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो ये सब समझ ही नहीं रही थी कि उसके डैड इवल चीजों में इन्वॉल्व थे। सुबह होने पर बागुस और रिन वापस अपने शहर जाने के लिए
तैयार हो खड़े हुए थे। उन्होंने आयनन से भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। यहाँ पर रहमत अब इन दोनों को अपने कमरे में लेकर आ जाता है। इन सब लोगों को एक बात ये समझ में नहीं आ रही थी कि जिन लोगों को मुलिया ने हील किया था यानी ठीक किया था, वो लोग इबादत क्यों नहीं कर पाते थे। रहमत ने अपने डैड के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ सर्च करके रखा हुआ था। वो इन चीजों की इन्फॉर्मेशन बागूस और रिन को दे देता है। असल में वो भी ये जानना चाहता था कि उसके डैड को एनर्जीज मिलती कहाँ से थी। वो इन दोनों को ये भी बताता है कि जब से मुलिया को पावर मिली थी, सब लोग अपना काम छोड़कर मुलिया पे ही डिपेंड हो गए थे। यहाँ तक कि वो पैसे भी लेने के लिए मुलिया के पास ही आते थे। रहमत को और भी बहुत कुछ पता था। वो इन दोनों को बेसमेंट के खुफिया कमरे में लेकर जाता है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। यहाँ पे किताबों की छानबीन करने पर उन्हें एक किताब के अंदर से चाबी मिलती है, जो चाबी असल में इसी बेसमेंट के अंदर बने एक खुफिया दरवाजे की थी। रहमत ये दरवाजा खोल के इन्हें दे देता है और इससे आगे उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि वो सीढ़ियां उतर चढ़ नहीं सकता था। यहाँ आकर रिन सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाती है, जबकि बागूस आगे था। वो जैसे ही बागूस के पीछे गई तो वहाँ एक जगह पर मुलिया की तस्वीर लगी थी, जहाँ मुलिया के हाथ में उसने एक तस्वीर भी देखी। वो जब यहाँ से जाने लगी तो अचानक उसी तस्वीर के दाने टूटकर उसके पाँव में लटखड़ाने लगे। ये सब चीजें भी वो कैमरा में रिकॉर्ड करने लगी। उसने जैसे ही अपना कैमरा तस्वीर की तरफ उठाया तो देखा उसके साथ कोई सफेद रंग के कपड़े में बैठा था, जिसने एकदम से ही रिन के ऊपर हमला कर दिया और उसकी चीख सुनकर बागूस फौरन यहाँ पे आ गया। वो रिन को अपने साथ ले गया और आगे जाने पे इन्हें एक और दरवाजा मिला। इस दरवाजे की चाबी नहीं थी इनके पास। रिन अपनी बालों की पिन उतार के देती है, जिससे बागूस इसका दरवाजा खोल लेता है। इससे पहले कि ये लोग अंदर जाते, थोड़े से ही खुले दरवाजे के अंदर से बहुत सारे काले हाथ अपनी पूरी ताकत से इन्हें अंदर की तरफ खींचने लगे। बहुत मुश्किलों से दुआएं पड़ते हुए ये वहां से अपनी जान छुड़वाते हैं और जब बाहर जाने लगते हैं तो अब सामने का दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीछे मुड़कर इन्होंने देखा कि अब काफी सारे लोग इन दोनों के आगे सजदों में झुके हुए थे। बागूस डर गया और डर कर दोबारा से प्रेयर पढ़ने लगा, जिससे दरवाजा खुल जाता है और ये लोग फाइनली यहाँ से बचकर चले जाते हैं। लेकिन अब रिन का कैमरा वही रह चुका था। यहाँ दिखाया जाता है कि आयनन अब बेहोशी की हालत में पूरे गांव में चल रही थी और उसे उसकी मॉम भी देख रही थी। पूरे गांव वाले किसी ट्रांस में उसके पीछे चल रहे थे और उसे लीडर मानते हुए बहुत खुश थे। इसी दौरान डरा हुआ रहमत अपनी मॉम के पास आता है और बताता है कि अब यहाँ की हालत बहुत खराब हो रही है, हम और देर यहाँ नहीं रुक सकते। उसकी बात मानते हुए उसकी मॉम भी अब बैग पैक करती हैं और यहाँ से चलने की तैयारी में लग जाती हैं। यहाँ सभी गाँव वाले अब आयनन को अपने मसले बता रहे थे और आयनन सब लोगों का मसला ठीक कर रही थी। इतने में ही यहाँ पर बागूस और रिन भी आ गए। बागूस ने जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर आयनन के सर पे डाली और उससे होश दिलाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि इस टाइम आयनन के अंदर एक शैतान है। लेकिन आयनन बागूस को अपने से दूर कर देती है। रिन और बागूस को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आयनन को ठीक कैसे करें। वो लोग मदद मांगने के लिए जब रहमत और उसकी मॉम के पास गए तो देखा वो लोग पहले से ही जा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयनन अब पूरी तरह पोसेस हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो किसी शैतान की तरह बिहेव कर रही थी। इस टाइम अब शैतान उसे वियन दिखाता है, उसकी डैड की लाइफ के। वियन में देखने को मिला कि मुलिया काला जादू करता था और उसकी सारी एनर्जीज शैतानों की दी हुई थी। और जैसे ही एक दिन के बाद एजेंट को पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। ये सारी चीजें देखकर उसने मुलिया के साथ रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मुलिया के बच्चे की मां बनने के बाद वो एक सैक्रिफाइस बन के रह जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसका बच्चा एक कर्स यानी एक श्राप बन जाएगा। वो किसी भी हाल में नॉर्मल पैदा नहीं होगा। यही वजह है कि मुलिया की कोई भी वाइफ आज तक जिंदा नहीं बची। अब जैसे ही मुलिया को यह एहसास हुआ कि उसकी ये वाइफ उसके लिए खतरा बन रही है तो वो उसे मारने के लिए उसके करीब आ गया। इससे पहले कि वो गला घोटकर उसको मार देता, पीछे से रहमत यहाँ आ गया और उसने चाकू उठाते हुए मुलिया का सर धड़ से अलग कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। और इसी मर्डर को छुपाने के लिए उन दोनों ने असल में मुलिया की लाश को जंगलों में रख दिया था। यहाँ मुलिया के कमरे में अब सभी लोग मुलिया की तरह आयनन के सामने झुके हुए थे। अपना वियन पूरा होते ही आयनन फौरन ही जंगलों की तरफ भागती है, क्योंकि वो जान गई थी कि रहमत और उसकी मॉम भाग रहे हैं। वो रहमत से अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी। जैसे ही उसने आकर रहमत पर हमला किया, उसकी मॉम ने पीछे से अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। उसने आयनन के पाँव पकड़ लिए और एक नोकीली चीज उसके पाँव में स्टैब करने लगी। गुस्से में पोसेस हुई आयनन एजिंग के ही पीछे पड़ गई। रहमत वहां से भाग गया, जिससे रास्ते में बागूस मिल गया। बागूस फौरन इन दोनों से मदद मांगता है अपनी मॉम को बचाने के लिए, लेकिन जब ये लोग वापस आए तो वो दोनों यहाँ से गायब थीं। ये लोग अब जल्दी से उन दोनों को बचाने के लिए मुलिया के बेसमेंट में जाते हैं। वो जानते थे यहाँ पर इस जादू के तोड़ का कोई तरीका होगा। इन्हें यहाँ पे एक पेज से पता चला कि जिस इंसान के ऊपर शैतान कब्जा कर लेता है उसे उसका सगा खून ही मार पाता है। इसीलिए तो कोई और नहीं, सिर्फ रहमत ही अपने डैड को मार पाया था। इसका मतलब था कि अगर यहाँ से इवल पावर्स को खत्म करना था तो रहमत आयनन को मार दे, लेकिन ये भी तो हो सकता था
कि आयनन को मारने के बाद वो सारी इवल पावर्स रहमत को अपने कब्जे में कर लें। ये आइडिया उन्हें ठीक नहीं लगता और वो लोग जादू का तोड़ के लिए एक नया आइडिया सोचने लगते हैं और इनको दूसरा रास्ता मिल भी जाता है, जो था यहाँ पर मिलकर प्रेयर्स पढ़ने का। ये लोग गांव वालों को प्रेयर्स पढ़ने के लिए मनाते कैसे, ये भी एक चैलेंज था। अभी वो ये सब सोच रहे थे कि बाहर पोजेस हुई आयनन घायल हालत में एजेंट को ले आई और उसने रहमत को आवाज लगाई कि अगर वो बाहर ना आया तो वो उसकी मॉम को मार देगी। सभी गांव वाले भी भड़के हुए थे क्योंकि आयनन भड़की हुई थी। बाहर आते ही यहाँ पर रहमत चिल्लाने लग जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों को अपने डैड की सच्चाई बताता है कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो एक शैतान था। उसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी सोल शैतान को बेच दी और शैतान की ही ताकतों से वो तुम लोगों को ठीक करता था। वो खुद भी एक हैवान था जिसने अपनी सारी बीवियों को सेक्रीफाइस के लिए मार दिया और अपने बच्चों को बस एक कर्स, एक श्राप बना कर रख दिया। देखो मेरी हालत, मैं चल नहीं सकता। कभी सोचा है तुमने, मुलिया सबको ठीक करता था लेकिन वो कभी मुझे नहीं ठीक कर पाया। उसकी बातें सुनकर आयनन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रहमत को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस मर्तबा दोबारा एजेंट अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पांव पकड़ लेते हैं। आयनन के अंदर मौजूद शैतान का गुस्सा डबल से भी ज्यादा हो जाता है और वो यहाँ पड़े एक पत्थर को उठाकर जोर जोर से एजिंग के सर पे मार के उसे खत्म कर देता है। ये सारा वाकया देखने के बाद सभी गांव वाले समझ गए थे कि आयनन कोई इंसान नहीं है बल्कि उसके अंदर शैतान है। ये सब लोग मिलकर आयनन को अब एक दरख्त से बांध देते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर लिन आ जाता है। मालूम होता है कि ये सारा प्लान लिन का था। असल में उसकी बेटी बीमार थी और उसका इलाज करने से पहले ही मुलिया मर गया। वो जानता था कि मुलिया के पावर्स उसकी ब्लड लाइन का ही कोई ले सकता है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसकी मौत की खबर फैलाई और आयनन को यहाँ बुलाया और खुद ही रिचुअल्स करके आयनन की बॉडी के ऊपर शैतान का कब्जा करवाया। मुलिया एक शैतान की पूजा करता था, ये बात एजिंग जानती थी, इसीलिए तो वो आयनन और आयनन के दोस्तों को शुरू में यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन इन लोगों ने एजिंग की बात नहीं मानी। अब जब लिन आयनन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो शैतान ने गुस्से में लिन को ही हवा में उठा दिया और फिर जमीन पे गिराने के बाद उसको एक नेज़े से मार डाला और चिल्ला चिल्ला के आयनन की बॉडी से सबको बताया कि आयनन अब मेरी है, उसकी बॉडी पे अब मेरा कब्जा है। ये देखते हुए बागुस फौरन प्रेयर्स पढ़ने लगा। आयनन के प्रेयर पढ़ते ही यहाँ दूर से अजीबोगरीब ऊंची ऊंची आवाजें आयनन के अलावा पूरे गांव वालों को सुनाई देने लगी। सब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो ये कमरा लाशों से भरा था। लाशों को उल्टा भी लटकाया गया था और ये वो सारे सेक्रीफाइसेस थे जो मुलिया ने पावर्स हासिल करने के लिए शैतान को दिए थे। सभी गांव वाले जब उस तरफ गए हुए थे तो रिन को आयनन का ख्याल रखना था, लेकिन एकदम से आयनन गायब हो गई। आयनन वहां से गायब होके एक ही सेकंड में यहाँ लोगों के सामने पहुंच गई और उसके सामने आते ही ये सारी की सारी लाशें उसके सामने सजदे में झुक गई। गांव वाले भी ये अजीब मंजर देखकर डर गए और वो शैतान आयनन की बॉडी में हंसने लगा। उसने बताया कि मुझ पे यकीन रखकर इस पूरे गांव ने गॉड पे से बिलीफ छोड़ दिया था। ये कहने के बाद शैतान सभी को अपने सामने झुका लेता है। आयनन भी झुका था लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि वो गॉड को मानता था। वो जोर जोर से अब प्रेयर्स पढ़ने लगा और उसके पीछे गांव वालों ने भी प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए। सभी लोगों के मिलकर ऐसा करने की वजह से आयनन जमीन पर गिर गई और उसकी बॉडी में शैतान तड़पने लगा और आखिर वो आयनन की बॉडी को छोड़ देता है। आयनन के छूटने के बाद ये लोग जल्दी से साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और एक साथ मिलकर प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं और अपनी गुनाहों की माफी मांगते हैं। जो करते हुए रिन नोटिस करती है कि उसके हाथ की तस्बीह टूट गई है और तस्बीह के दाने टूटकर आयनन की जगह पे गए हैं। उसने जब वहाँ पे आयनन को देखा तो आयनन इस वक्त भी पोसेस हालत में थी और शैतान उसे अभी भी वरगला रहा था उसके डैड के नक्शे कदम पर चलने के लिए। लेकिन आयनन के अंदर तो एक अच्छी सोल थी, वो हमेशा से गॉड को मानती आई थी और इस वक्त भी जब वो गॉड पे बिलीव रखती है तो शैतान हार कर उसकी बॉडी से निकल जाता है, जिसके बाद आयनन दोबारा अपनी प्रेयर्स पढ़ने लग जाती है और शैतान का कब्जा यहाँ से खत्म हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह हमें एजिंग का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सब लोग उसके मरने पे बहुत दुखी थे। साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी लाशें थी जिनका सेक्रीफाइस मुलिया ने करवाया था उन सभी लाशों को भी दफना दिया गया था। इस टाइम हम देखते हैं कि यहाँ आयनन से मिलने के लिए उसके डैड हुआ आए थे जिन्होंने उसे पूरी जिंदगी पाला था। आयनन उन्हें देखते ही खुश हो गई। उसने अपने डैड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे सीधा रास्ता दिखाया था और उसी की वजह से आज वो बच गई है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि बागुस ने ओवा को मुलिया की वो शैतानी बुक दे दी थी जिससे वो शैतान की पावर्स लिया करता था। उसे कहता है कि इसे किसी बड़े आलिम को देकर इसकी पावर्स को खत्म कर दिया जाए। सबका भी यही ख्याल था। ये सब लोग अब रहमत के साथ मिलकर यहाँ रहने वाले थे और यहाँ के गांव वालों की मदद करने वाले थे और बस यही दिखाते हुए ये कहानियाँ खत्म हो जाती है।